They are stepping out of the shadows. नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो देश के करोड़ों लाखों बेरोजगार नौजवान जो इस घनघोर बेरोजगारी के संकट में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि सरकारें भी इन बेरोजगार युवाओं का शोषण कर रही हैं। हाल ही में एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी, और ये बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहकर आई है कि युवाओं की आवाज़ हम बनेंगे। हमने देखा कि इसके पहले जो युवाओं की आवाज़ बनने की जिन पार्टियों ने कोशिश की, ख़ासतौर पर आम आदमी पार्टी ने, उनका क्या हश्र हुआ। लेकिन आज बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। इनके एक बड़े नेता, अमेरिका से आए क्रांतिकारी नेता अभिजीत दिपके, अमेरिका में बैठकर उन्होंने ऐलान किया, हमने पार्टी बनाई है, भारत में जाकर हम युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जब वो भारत आए तो उनको ये उम्मीद थी कि मेरे आने के पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, पहले जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि जितने उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बने तो उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। बताया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के जितने फॉलोअर नहीं है सोशल मीडिया पर, उतने चंद घंटों में इस कॉकरोच जनता पार्टी के बन गए। अब ये फॉलोअर क्यों बने? दरअसल हुआ यह था कि हमारे यहाँ के एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक टिप्पणी कर दी थी और उन्होंने युवाओं को इंगित करते हुए कहा था कि ये सब जिनको रोजगार नहीं मिलता वो चले आते हैं, कोई सोशल मीडिया में चला आता है, कोई अपना एक यूट्यूब पे चला आता है, और ये युवा जो है कॉकरोच की तरह होते हैं। ये एक टिप्पणी थी। तो इसी टिप्पणी के मद्देनजर अभिजीत दिपके ने एक पोस्ट डाल दी कि यदि देश के सारे कॉकरोच साथ मिल जाए तो। ये एक मैसेज सर्कुलेट हुआ और निश्चित तौर पर चूंकि जस्टिस साहब की जो टिप्पणी थी वो लाखों करोड़ों युवाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात थी और कुठाराघात था। कैसे आप युवाओं को कॉकरोच कह सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे युवा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े और देखते देखते धड़ाधड़ फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के बनते चले गए। 2.25 मिलियंस के आसपास इनके फॉलोअर बन गए, मतलब करोड़ों फॉलोअर एक झटके में बन गए कॉकरोच जनता पार्टी के। अब इनके करता धरता नेताओं को ये लगने लगा कि इतने लोग हमारे साथ हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि एक टीवी चैनल में पहले दिन ही जब कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ तब मैंने एक डिबेट में कहा था कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आभासीय दुनिया है और इसमें केवल एक बटन दबाने पर आप फॉलोअर बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस आंदोलन के पीछे खड़े हो जाते हैं। और आपने देखा दिल्ली में जब इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला प्रदर्शन किया अभी 2 दिन पहले, तो ये करोड़ों फॉलोअर जो हैं, करोड़ों फॉलोअर्स की जो ये पार्टी है, एक तरह से फेल्योर साबित हुई, क्योंकि 300-400 समर्थक भी इनके नहीं जुट पाए। और जो वहां समर्थक जुटे उसमें साफ तौर पर देखा गया वामपंथी दलों के नेता उसमें थे, जो जेएनयू की जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग थी उसके नेता उसमें थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की डबली उसमें बज रही थी। और कुछ लोग तो ऐसे आए जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये नर है कि नारी है, ना ब्लाउज में है ना साड़ी में है, और चले आए। हम देश के युवा हैं, हम बेरोजगार की आवाज है। लेकिन एक ही दिन में ये समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन है ये किसी दूसरी शक्ति के द्वारा संचालित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आंदोलन उभर रहा था, युवाओं की आवाज बनने का जो एक उन्होंने प्रपंच रचा था, वो पहले दिन में ही फेल हो गया। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई किसी को नकार नहीं रहा, लेकिन ये फेल्यूर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एक तो जितनी उम्मीद थी उतने लोग आपके साथ नहीं आए। मतलब प्रदर्शनकारी वहां ज्यादा थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मीडिया, यूट्यूब चैनल और दूसरे प्लेटफॉर्म के लोग वहां इनसे ज्यादा थे।
दूसरा, उस प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके के नारे लगे वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। भाई, ये युवाओं का प्रदर्शन है। कहा गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए, फिर सीबीएसई में गड़बड़ियां हुई, लेकिन नारे क्या लगे? जय भीम के नारे लगे, हमें चाहिए आजादी, ये नारे लगे। अब ये किससे आजादी चाहिए इन लोगों को? ये सबको पता है कि हमें चाहिए आजादी के जो नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? ये जेएनयू के लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जो आजादी की मांग करते हैं। अब आप बताइए, इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि आप अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और भारत में आके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो आजादी है। इससे बड़ी आजादी और आपको क्या चाहिए? तो पहले दिन ही इस कॉकरोच जनता पार्टी का कचूमर निकल गया। इनके नेता लाख ढिंढोरा पीटते रहे कि हमारे साथ इतने युवा जुड़े हैं, हम सत्ता बदल देंगे, हम सरकार बदल देंगे और हम युवाओं की असली ताकत हैं, हम युवाओं की असली आवाज हैं। पहले दिन में पता पड़ गया कि आप किसकी आवाज हैं और आपके साथ कितनी आवाजें हैं। अब आप ये देखिए, अभिजीत दिपके जो इस कांग्रेस जनता पार्टी के जनक अपने आप को बताते हैं। कहा जाता है कि जब वो भारत आए, उसके पहले सबसे पहले फोन उन्होंने किया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात को। ये सोर्सेस की खबरें हैं। अब वृंदा करात कौन है? विशुद्ध रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर। तो आपको आंदोलन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप छात्रों की आवाज क्यों नहीं बन पा रहे? वो छात्र जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ शोषण हुआ, आप उनको साथ लेकर क्यों नहीं आ पाए? आपके साथ वही घिसे पिटे पुराने लोग क्यों दिखाई दिए? वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वही किसान आंदोलन के लोग, वही टुकड़े टुकड़े गेंगे के लोग आपके साथ आए। वामपंथी लोग, कुछ कांग्रेसी लोग, कुछ पर्यावरणविद के नाम पे आप देश विरोधी ताकतों को लेकर आ गए। अब जो वांगचुक जो थे, जो अपने आप को पर्यावरणविद बताते हैं, वो इस आंदोलन की अगुवाई करते नजर आए। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर इस आंदोलन की अगुवाई करते नजर आए। मतलब पहले दिन ही आप अपना जो आपका उद्देश्य था उसमें आप फ्लॉप हो गए। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो इसका जो उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब वो क्या था कि साहब विशुद्ध रूप से बेरोजगार होना चाहिए, सोशल मीडिया पर व्यस्त होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, 24 घंटे मोबाइल में लगा होना चाहिए। तो ये आपके पार्टी के उद्देश्य हैं। आप युवाओं को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, तो ऐसा रोजगार दिलाएंगे आप आलसी पैदा करेंगे इस देश में। आप मोबाइल चलाने वाले युवा तैयार करेंगे इस देश में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आप मनोरंजन की दृष्टि से ये पार्टी ठीक है, सैटायर की दृष्टि से ये पार्टी बनी ठीक है। कॉकरोच के नाम पर लोग सारे एकजुट हो गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए और आपकी संख्या धड़ाधड़ लाखों करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन वास्तविक और धरातल में बहुत बड़ा अंतर होता है। और चूंकि मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देश इस समय घनघोर विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये हमको भी समझना पड़ेगा। देश में चुनौतियां न केवल बाहर से है, बल्कि भीतर से भी देश में गंभीर चुनौतियां हैं। समय समय पर हम चुनौतियों का मुजाहरा देख चुके हैं। तो हमको ऐसे किसी आंदोलन में शामिल होने के बजाय पहले इन परिस्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। एक दो बातें मैं जरूर यहाँ कहूंगा कि देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं की अपनी समस्या है। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मसला है कि नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, कोई भी परीक्षा सरकार समय पर नहीं करवा पा रही है। बेचारे युवा तैयारी करते हैं, साल साल भर कोचिंग अटेंड करते हैं, फिर एग्जाम का इंतजार करते हैं कि अब एग्जाम की डेट आने वाली है। एग्जाम होते हैं तो मालूम पड़ा रिजल्ट गड़बड़ा रहा है। रिजल्ट गड़बड़ा रहा है तो मालूम पड़ा कि कॉपियों में मिस्टेक हो रही है। कॉपी लिखी किसी ने, उत्तर किसी का जा रहा है। तो इतनी गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए चिंता की बात है। और छात्रों के मामले में, युवाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति होना चाहिए। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। इस मामले में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। और ये मैंने इसलिए कहा था कि सरकार क्या करती है कि जब गड़बड़ियां आती हैं
तो उस पर लीपापोती करने की कोशिश करती है। नीट में जब गड़बड़ी हुई, सीबीएसई के एग्जाम में जब गड़बड़ी हुई, तो सरकार ने 2-3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया और मीडिया में ऐसा बताया कि हमने बहुत कठोर स्टेप उठाया है। मित्रों, ये कठोर स्टेप बिल्कुल नहीं होता। आप बताइए, लाखों युवाओं के साथ आपने कुठाराघात किया और 2 सस्पेंड कर दिए आपने अधिकारी, और बता रहे हैं कि आपने ये बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। और मैं सरकार की प्रशंसा तब करता कि जब सरकार इस घोटाले का पर्दाफाश करती। इस पूरे नीट में गड़बड़ियों का पर्दाफाश किसने किया? सीबीएसई एग्जाम में जो गड़बड़ी हो रही है, इसका पर्दाफाश किसने किया? इसका पर्दाफाश किया है 12th क्लास के छोटे-छोटे युवाओं ने। उन लड़कों ने जो इस परीक्षा में शामिल हुए, उन्होंने इस परीक्षा की ये जो गड़बड़ी हुई, उसको खामियों को लेकर सामने आए। उन्होंने बताया कि कैसे किन कंपनियों को आपने ठेका दिया, उन्हें ठेके देने के लिए कितनी बार सरकार ने नियम बदले। तो वो युवा, वो 12th क्लास के विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सरकार के कान मरोड़े। सरकार को तो शर्म के मारे इन शिक्षा मंत्रियों को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि जो काम आपका था, वो काम उन युवाओं ने किया। सोचिए उन्होंने कितनी एनर्जी लगाई होगी, कितना उन्होंने रिस्क लिया। वो आपके उस पोर्टल में सेंधमारी करे आए, जिसको लेकर आप ये कह रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि ये लीक प्रूफ है, इसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। वो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे आपके सॉफ्टवेयर में घुस गए और उन्होंने ये सब गड़बड़ियां पकड़ी। तो इसलिए सरकार को शर्म के मारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये मैं पहले दिन से मांग कर रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस जनता पार्टी जैसी पार्टी जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और वो ये कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मानिए कि वो इस्तीफा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप युवाओं की आवाज के चक्कर में आप नेतागिरी कर रहे हैं। आप देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हैं। अभिजीत दिपके कौन है? क्या अभिजीत दिपके इतने बड़े नेता हैं कि अमेरिका में रह के और वहां से आंदोलन को खड़ा कर दें? निश्चित तौर पर उनके पीछे कुछ ताकतें उनको फंडिंग कर रही हैं। ये धीरे धीरे अभी सामने आएगा और प्रदर्शन में हमें सामने पता लग गया कि कौन लोग इनके साथ थे, कौन सी पार्टी के लोग इनके साथ थे, कौन इनके जो है फंडिंग इनको कर रहे हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो इनके साथ लोग दिखाई दिए, उससे निश्चित तौर पर इस आंदोलन के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं इसका एक वो पक्ष भी बताता हूं, सरकार का क्या पक्ष है। यदि अभिजीत दिपके, इनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात करें, तो मीडिया में यह खबरें आती हैं कि ये दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, यदि ये दलित समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते और किसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होते, तो दिल्ली में कदम रखते ही ये गिरफ्तार हो जाते। सरकार ने जानबूझ करके इनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ये दलित समुदाय से आते हैं। सरकार की हिम्मत नहीं इस समुदाय पर हाथ डाल दे, क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा वोट बैंक है। सरकार ऐसे नेताओं को, ऐसे युवाओं को कंधे पर हाथ रख के इनको नेता बनाती है। कालांतर में हमने देखा, अभी पिछले 2-4-10 सालों में 3-4 बड़े नेता उभरे, जिसमें कन्हैया कुमार, जिसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश कुमार, अल्पेश कल्पेश ठाकुर उनके नाम थे। ये कौन नेता थे? ये सभी वो नेता थे जो या तो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, या पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, या आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये आते हैं, आंदोलन की आड़ में आगे आते हैं, एक अपना इमेज क्रिएट करते हैं, फिर बीजेपी तो इनको लेती नहीं है, फिर ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ऐसे युवाओं की हमें आवश्यकता है और हम इनके कंधे पर बंदूक रख के चला सकते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस इन पर डोरे डालती है और इनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अब आज मान लो कांग्रेस जनता पार्टी है, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं भारत में, तो ये धीरे से इनका रुख अभी जैसे कम्युनिस्टों की तरफ है, फिर इनका रुख कांग्रेस की तरफ होगा। कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस इनको युवा नेता के रूप में पेश करेगी और किसी विधानसभा से इनको टिकट दे देगी, किसी लोकसभा से इनको उतार देगी। परिणाम होगा ये हारेंगे, लेकिन ये एक नेता बनेंगे। फिर बीजेपी इन पर डोरे डालेगी या ये बीजेपी के साथ शामिल होंगे, फिर भी ये बीजेपी में जाएंगे, फिर बीजेपी इनको टिकट देगी और ये नेता बन जाएंगे। तो ये इनकी दुकानदारी है, चाहे वो अभिजीत दिपके हों, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हों, चाहे कन्हैया कुमार हों, चाहे हार्दिक पटेल हों, ये सब उसी राजनीति का एक हिस्सा है। ये अपना प्लेटफॉर्म तलाशते हैं। मैं मित्रों ये दावा करके कह रहा हूं, ये अभिजीत दिपके अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भारत में आए हैं। आप कल्पना कीजिए, ये 30 साल के युवा बेरोजगार हैं।
आप दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और आपको नौकरी नहीं मिली, ताज्जुब की बात है। और आप अमेरिका चले गए पढ़ने, कैसे चले गए? एक सामान्य वर्ग का आदमी, एक अदना सा आर्थिक परिवार का आदमी, गंभीर आर्थिक संकट का आदमी अमेरिका जाके कैसे पढ़ सकता है? निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपके रिश्तेदार वहां, कहा जाता है कि आपकी 70 वहां वो बड़े ओहदे पर पैसा कमाती हैं, तो आप कोई सामान्य आर्थिक परिवार के नहीं है, आप आर्थिक रूप से संपन्न है। और चूंकि आप बेरोजगार हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पाई, 30 साल की आपकी उम्र हो गई, अब आपको नेतागिरी का कीड़ा काट रहा है, वो कॉकरोच बन के आपके हम सब के सामने है। ये चाहते हैं, ये अपने आप को अमेरिका से आके अपने आप को बताना चाहते हैं कि मैं अम्बेडकर का अवतार हूं, मैं कन्हैया कुमार का अवतार हूं, मैं जिग्नेश कुमार का अवतार हूं। ये उस लाइन में आना चाहते हैं, और होगा यही कि 2-4-6 महीने में, 1-2 सालों में सारे युवा तो इनके चक्कर में इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। ये उन सारे युवाओं को लात देकर अपनी नेतागिरी चमकाएंगे। ये आने वाले दिनों में आप लिख के रख लीजिए, आप, ये इनका भविष्य है। और अब आप ये देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पर आप लोगों को बरगलाने पे लगे हैं। नीट से आपका क्या संबंध है भाई अभिजीत दिपके जी? आपको नीट की परीक्षा दे रहे हैं, और यदि आपको नीट की परीक्षा या भारत के युवाओं से आपको निश्चित तौर पर हमदर्दी है, इस सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पर आपका आक्रोश है, तो आज ये बताइए, इसके पहले आपने कितने आंदोलन किए? आपने अमेरिका में या भारत में कब आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई? क्योंकि देश में एक ऐसा वातावरण बनाना है सरकार के खिलाफ कि कैसे इस स्थिर सरकार को अस्थिर किया जाए, और इसके लिए विदेशी ताकतें तक लगी हुई है। तो ये सारी जो पार्टियां इस समय जो है, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, या अदर पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब विदेशी फंडिंग की सहायता से देश में सक्रिय है। ये सरकार को अस्थिर करना चाहती है, और डीप स्टेट इनके पीछे काम कर रहा है। मेरा इन युवाओं से, देश के नौजवानों से बार बार ये आग्रह है कि आप अपने कंधे पर किसी को बंदूक न चलाने दें। ये आपका संघर्ष है, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कोई आपके कंधे पर आकर बंदूक चलाएगा और अपनी नेतागिरी चमकाएगा, ये बिल्कुल आपको हरगिज नहीं होने देना है। आपको बिल्कुल विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना नहीं बनना है। ये चाहे अभिजीत दिपके जैसे कई सारे लोग हों, ये विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप इस राजनीति का शिकार मत होइए। देश में इस समय एक बड़ा मूवमेंट चलाने की तैयारी में है, और उस मूवमेंट किसके दम पर चलाया जाएगा? युवाओं के दम पर। युवा आसानी से टारगेट होते हैं और बहुत जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं। किसी भी पार्टी के पीछे वो खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि या नेपाल जैसी क्रांति हो जाए, या बांग्लादेश जैसी क्रांति हो जाए, श्रीलंका जैसी क्रांति हो जाए, कि देश के युवा संसद भवन में घुस जाए, राष्ट्रपति भवन में घुस जाए। लेकिन इस देश में ऐसा होगा नहीं, और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। देश में इस तरीके के प्रयास पहले हो चुके हैं और विफल हो चुके हैं। सीएए आंदोलन क्या था? शाहीन बाग क्या था? ये वही सरकार को अस्थिर करने का आंदोलन था। कल्पना कीजिए कि 1 साल तक वो आंदोलन कैसे चला। क्या देश में आंदोलन चलाना इतना आसान है? 1 साल तक ये पैसे कहां से आ रहे थे? ये सब परतें बाद में खुली कि ये 500 रुपए पर डे पर लेकर आंदोलन में बैठे थे। इनका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना था। विदेशों से इनकी फंडिंग हो रही थी। ये सीएए शाहीन बाग में हमने देखा। फिर दूसरा आंदोलन हुआ किसानों के नाम पर। हमने देखा किसानों के नाम पर आंदोलनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहरा दिया। अब बताइए, ये देश के किसान है क्या जो खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराएंगे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र समझ में नहीं आता कि किसानों के नाम पर कौन इनके पीछे लगा हुआ है। 2 आंदोलन फेल हुए, किसान आंदोलन फेल हुआ, शाहीन बाग आंदोलन फेल हुआ। ये दोनों देश को अस्थिर करने के आंदोलन थे, देश में अराजकता फैलाने के आंदोलन थे। अब कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल यही चाहते हैं कि देश में फिर अराजकता फैले, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसलिए उनका अब टारगेट है युवाओं। युवाओं के कंधों पर बंदूक रख के बंदूक चलाई जाए, ताकि अब उनका उद्देश्य पूरा हो सके। अब ये जो आंदोलन नए नए चल रहे हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, सीआईए के जो मुद्दे, ये सारे के सारे जो हैं, ये विदेशी षड्यंत्र के हिस्से हैं। मेरा फिर एक बार निवेदन है इन युवाओं से, देश के लाखों करोड़ों युवाओं से, कि आप कुछ भी करिए, लेकिन इन विदेशी फंडिंग आंदोलन का हिस्सा बिल्कुल मत बनिए। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए
आए हैं और हमने देखा आम आदमी पार्टी भी जब इस देश में आई थी तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, अरविंद केजरीवाल, और कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट साबित हुए। शराब नीति के मामले में जेल जाना पड़ा। ये जो संविधान की दुहाई दे रहे थे, उन्होंने महीनों तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेल जाने के बाद भी। ये संविधान को मानते हैं। और वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस जो संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं, वो कितने उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, ये हमने सब आंदोलन के रूप में देखा। तो मेरा बार-बार ये कहना है कि इस देश के युवाओं को संघर्ष अपना खुद करना पड़ेगा। आप खुद निकलिए, नीट के आंदोलन आप खुद कीजिए, सीबीएसई के खिलाफ आप आंदोलन खुद कीजिए, पूरे देश के युवा आपके साथ खड़े होंगे। इन युवाओं के पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे। यदि आप ईमानदारी से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, जो धीरे-धीरे करके युवाओं के साथ जो जिसको कहते हैं साजिश रच रही है, ये जो समय पर परीक्षा नहीं कर पा रही सरकार, इतनी बड़ी अपने आप को ये बताते हैं कि साहब हम देश की इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी, आप टाइम टेबल के मुताबिक आप बच्चों की परीक्षाएं नहीं ले पा रहे, बच्चों के रिजल्ट समय पर नहीं आ पा रहे, रिजल्ट आ रहे हैं तो उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं, परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं, नियुक्तियों में गड़बड़ियां हो रही हैं। तो जब ये काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप किस आधार पर युवाओं के वोट लेना चाहती हैं? आप किस आधार पर युवाओं को आश्वासन देना चाहती हैं? मेरा बार-बार यही विनम्र आग्रह है इन युवाओं से कि आप षड्यंत्रकारियों का हिस्सा ना बने, और सरकार से भी मेरा साफ कहना है कि इधर-उधर की बात करने के बजाय इन युवाओं की बात आपको करनी पड़ेगी। युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, युवाओं की समस्याएं आपको सुननी पड़ेगी, वरना आज ये कॉकरोच पार्टी के रूप में आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रूप में आए, चाहे युवा किसी अन्य के आवाज को लेकर सामने आए, एक दिन सरकार को इनका सामना जरूर करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।